हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हिल पर। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखिए बेटा, हमने दो पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। उन दो पार्ट्स में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार पहले उसकी क्विक रिवीजन लेते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा अकाउंटिंग अजम्पशंस। अकाउंटिंग अजम्पशन में पहला अकाउंटिंग अजम्पशन था आपका गोइंग कंसर्न अजम्पशन। क्या कहता है ये अजम्पशन कि बिजनेस हैव अ इनफाइनाइट लाइफ, वी डू नॉट हैव एनी इंटेंशन टू क्लोज आवर बिजनेस। हम अपने बिजनेस को बंद नहीं करना चाहते। इस प्रिंसिपल के कारण हम अपने एक्सपेंडिचर्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्लासिफाई करते हैं। सेकंड हमने पढ़ा था कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी मींस एक बार जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आप फॉलो करते हो, आप ईयर बाय ईयर उसको कंटिन्यू करते हो। वी डू नॉट चेंज द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस सो दैट वी कैन कंपेयर द प्रॉफिट ऑफ वन ईयर विद द प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। पढ़ा था। थर्ड हमने पढ़ा था एक्रुअल अजम्पशन मींस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे अकर्ड वेदर दे सेटल्ड इन कैश और नॉट। चाहे वो ट्रांजेक्शन कैश में सेटल हुआ हो या नहीं हुआ हो, आप उसको बुक्स में, जब वो जिस टाइम पीरियड से रिलेट करता है, उसको बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। ये तीन हमने अजम्पशन पढ़े थे। उसके बाद हमने अपनी अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टार्ट करे थे, जिसमें हमने पहला प्रिंसिपल पढ़ा था बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, कि बिजनेस और ऑनर दो डिफरेंट एंटिटी है। बुक्स में बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किए जाते हैं, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने यहाँ पर यह भी पढ़ा था जो भी कैपिटल ऑनर इन्वेस्ट करता है डेट इज ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटीज। उसको हम क्या ट्रीट करते हैं? लाइबिलिटीज। डिटेल में पढ़ा था। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, कि मनी इज अ कॉमन डिनोमिनेटर टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शंस। हम वो ही ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तीसरा हमने पढ़ा था अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, मींस बिजनेस की लाइफ को हमने छोटे छोटे पार्ट्स यानी 1 ईयर में डिवाइड कर दिया, ताकि हम बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस, जो बिजनेस की प्रोग्रेस है, उसको इजीली कैलकुलेट कर सके। फिर हमने फोर्थ प्रिंसिपल पढ़ा था फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या था? जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस है उनको हम प्रॉपर एक सिग्निफिकेंट वे में रिकॉर्ड करेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है उसको हम डिस्क्लोज करेंगे। जो भी ट्रांजेक्शंस आपके इन्वेस्टर्स या जो भी आपके यूजर्स है उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसको हम बुक्स में प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे। और मैटेरियलिटी प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस है उसको रिकॉर्ड किया जाए, जो इररेलेवेंट ट्रांजेक्शंस है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम या तो छोड़ देते हैं या किसी और आइटम्स के साथ मर्ज कर देते हैं, ताकि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ओवरबर्डन ना हो। ये 5 प्रिंसिपल हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। देखिए बेटा, मैंने वहां पे ये डिटेल में पढ़ाए थे। अगर किसी भी बच्चे की वो क्लास स्किप हो गई, नीचे प्लेलिस्ट में प्रॉपर एक क्लास 11th की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे आप सारी वीडियोस को प्रॉपर सीक्वेंस वे में देख सकते हैं। जिसकी जो भी क्लास मिस हुई हो आप वहां पे देखिए। वीडियो जब पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के नए प्रिंसिपल्स। कुछ नए इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल समझते हैं। अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठिए ताकि आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सको। करें। चलिए पहला प्रिंसिपल पढ़ते हैं आज का, प्रूडेंस प्रिंसिपल या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ये
बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। देखो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, इस प्रिंसिपल को अगर हम एक्सप्लेन करें एक लाइन में तो ये प्रिंसिपल कहता है डू नॉट एंटिसिपेट योर प्रॉफिट। आप अपने प्रॉफिट को कभी भी इंक्रीज मत करिए। प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉस, ऑल पॉसिबल लॉस। देखो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है आपको जो प्रॉफिट होने वाला है, आपको फ्यूचर में लग रहा है कि इस आइटम के ऊपर हमें प्रॉफिट होगा, उसको अभी शो मत करिए। जब प्रॉफिट होगा तभी रिकॉर्ड करना। बट अगर आपको फ्यूचर में लगता है कि फ्यूचर में आपको यहां पर लॉस हो सकता है, तो उस लॉस को आज ही मेंशन कर दीजिए। प्रूडेंस प्रिंसिपल सीधी सी एक बात में एक्सप्लेन किया गया है कि डू नॉट इंक्रीज योर प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल द पॉसिबल लॉस। जो भी लॉस आपको नजर आता है उसको आप बुक्स में रिकॉर्ड कर दीजिए। देखो ये प्रिंसिपल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रिंसिपल के बेस पे हमारी एक इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू विच एवर इज लेस। अगर आपके क्लोजिंग स्टॉक की मान के चलिए बुक वैल्यू है 1 लाख, बुक वैल्यू कितनी है 1 लाख, जबकि मार्केट वैल्यू इसकी 80,000 रुपीज है, तो आप स्टॉक को 80,000 में शो करोगे। बट अगर बुक वैल्यू है 1 लाख और मार्केट वैल्यू है 1,20,000, तो आप इस टाइम में स्टॉक को 1 लाख पे शो करोगे। स्टॉक इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू विच एवर इज लेस। एक बार इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इस प्रिंसिपल को मैंने क्या पढ़ाया कि अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑल एंटिसिपेटेड लॉस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जितने भी आपके लॉस है, जो भी आपको पॉसिबल लॉस नजर आ रहे हैं, आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड करो। बट ऑल एंटिसिपेटेड और अनरियलाइज्ड गेन शुड बी इग्नोर्ड। बट अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको इस एलिमेंट से प्रॉफिट होगा, बट वो अभी प्रॉफिट हुआ नहीं है, सिर्फ आपको अंदाजा है, तो आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। क्लोजिंग स्टॉक, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू जो भी इनमें से कम है, उस पर हम उस स्टॉक को शो करते हैं। ठीक है, एग्जांपल जैसे मैंने बताया, क्लोजिंग स्टॉक की बुक वैल्यू है 1 लाख, मार्केट वैल्यू है 80,000, इनमें से कौन सी वैल्यू कम है? 80,000 कम है ना, तो 80,000 पे आप स्टॉक को शो करोगे। अगर स्टॉक की वैल्यू है 1 लाख जबकि मार्केट वैल्यू है 1,20,000, तो आप क्लोजिंग स्टॉक को 1 लाख पे ही शो करोगे। जो भी प्राइस, कॉस्ट प्राइस या मार्केट वैल्यू, जो भी इनमें से कम होगी, आप स्टॉक को उस पे रिकॉर्ड करोगे। दूसरा क्या कहा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज क्रिएटेड इन एंटिसिपेशन ऑफ द एक्चुअल लॉस। देखो, जब आप प्रॉफिट और लॉस बनाते हो तो आप क्रेडिट सेल करते हो। क्रेडिट सेल में अगर आपको लगता है कि 5,000 के डेटर्स मुझको अमाउंट पे नहीं करेंगे, तो आप उसके लिए क्या करोगे? आप उसके लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट कर दोगे। आपको यहाँ पे लॉस हुआ नहीं है, पर अंदाजा लग रहा है कि ये मुझे लॉस हो सकता है, तो बुक्स में आज ही उसको रिकॉर्ड कर दोगे। क्लियर? समझ में आ गया प्रूडेंस प्रिंसिपल? प्लीज मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलिए। जहां पे भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, आप उसे खुद रिकॉर्ड करो। देखो, जब आप पॉइंट्स को नोट डाउन करोगे, तो आप जब उस क्लास को दोबारा से पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पॉइंट क्लियर हो जाए। क्लियर बच्चों? चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है कॉस्ट प्रिंसिपल और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल आपके लिए बहुत अच्छा है। ये प्रिंसिपल क्या कहता है
कि असेट्स को जिस प्राइस पे आपने एक्वायर किया है उस प्राइस पे ही आप बुक्स में शो करोगे, चाहे उसकी मार्केट वैल्यू कम हो या ज्यादा हो। मैंने क्या बोला आपको कि कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग आप अपने फिक्स असेट्स को उस प्राइस पे शो करोगे जिस प्राइस पे आपने उस फिक्स असेट्स को खरीदा है, चाहे उस फिक्स असेट्स की मार्केट वैल्यू कम हो या ज्यादा हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोबारा रिपीट करते हैं। एन असेट्स इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स at the price paid to acquire it, and cost is the basis of all subsequent of the assets। जिस प्राइस पर आपने असेट्स को खरीदा उस प्राइस पे आप असेट्स को बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, और वो हिस्टोरिकल कॉस्ट ही आपको असेट्स को रिकॉर्ड करने का प्राइस होगा। मैंने आपको फिर बोला कि अगर मार्केट वैल्यू कम हो या ज्यादा हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बिजनेस एंटिटी परचेज्ड अ बिल्डिंग फॉर ₹5 lakh, इट वुड बी रिकॉर्डेड इन बुक्स एट दिस फिगर। ठीक है, अगर आपने एक लैंड एंड बिल्डिंग को 5 लाख रुपीज में खरीदा तो आप उसको बुक्स में 5 लाख पे ही रिकॉर्ड करोगे। सब्सिक्वेंट इंक्रीज और डिक्रीज in market value of building would not be recorded in the books। आपकी मार्केट वैल्यू चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो उससे हमारी बुक्स पर कोई भी अफेक्ट नहीं आता। अब इसका मतलब ये है, देखो कई जने कहते हैं कि आधी बात समझते हैं। मैंने क्या कहा कि प्राइस उस प्राइस पे रिकॉर्ड करो जिस प्राइस पे आपने उसे खरीदा, उसकी मार्केट वैल्यू से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा एसेट्स को सेम वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। एसेट्स इज रिड्यूस्ड बाय सिस्टमैटिक मैनर, सिस्टमैटिक वे ऑफ द डेप्रिसिएशन। हम एसेट्स को डेप्रिसिएशन की फॉर्म में सिस्टमैटिक वे से रिड्यूस करेंगे। हमने डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ा था जब मैंने बेसिक टर्म्स में पढ़ाया था आपको? मैंने आपको पढ़ाया था कि डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, इफ्लक्स ऑफ टाइम, बताया था ना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है। इट इज द वे ऑफ स्प्रेडिंग द कॉस्ट ऑफ एसेट्स ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। आपने एक असेट्स को खरीदा 10 लाख रुपीस में, उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ आपके लिए थी 10 इयर्स। 10 लाख में असेट्स खरीदा, 10 इयर्स उसकी लाइफ थी, तो एवरी ईयर कॉस्ट कितनी हो गई? 1 लाख रुपीस। तो एवरी ईयर आप बाय द वे ऑफ डेप्रिसिएशन इस असेट्स को रिड्यूस्ड करते हुए चलोगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला दोबारा ध्यान से सुनिए कि एसेट्स को उस प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं जिस प्राइस पे हमने उस एसेट्स को एक्वायर किया, उसकी मार्केट वैल्यू से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एसेट्स को सिस्टमैटिक वे ऑफ डेप्रिसिएशन से हम रिड्यूस करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो दोबारा पढ़ते हैं, हमने क्या पढ़ा? However, the cost principle does not mean the assets will be continuously shown at their acquisition price। इसका मतलब ये नहीं है कि assets हमेशा जिस प्राइस पे खरीदा उसी प्राइस पे रिकॉर्ड रहेगा। The cost is systematically reduced from year to year by charging depreciation, and assets are shown in books at cost less depreciation। क्लियर है बेटा? कंफर्म? ठीक, तो आप नोट करिए इस पॉइंट को अच्छी तरीके से। देखो, नोट करने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप अपने नोट्स बनाओगे ना बेटा, तो आपको पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। तो प्लीज अपने नोट्स को कंप्लीट करिए, हैबिट डालिए। आप अब 11th क्लास के स्टूडेंट्स हो, पढ़ना तो पड़ेगा ही। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल, मैच करा जाए, किसको मैच करा जाए? रिवेन्यू को उसकी कॉस्ट से मैच किया जाए। मतलब क्या हुआ सर? मतलब हुआ जब भी हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, जिस भी टाइम पीरियड के लिए हम प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करते हैं, तो उस टाइम रिवेन्यू को अर्न करने के लिए जो भी कॉस्ट इंकर्ड हुई है, जो भी कॉस्ट उसके ऊपर लगी है, उसको मैच किया जाए। यानी देखो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, रिवेन्यू को मैच किया जाए। किससे मैच किया जाए? कॉस्ट से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से मैच किया जाए। इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब हुआ जब भी आप प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे हो, सबसे पहले डिटरमाइन करिए इस टाइम पीरियड से रिलेटेड रेवेन्यू कितनी है। इस टाइम पीरियड से रिलेटेड रेवेन्यू कितनी है, चाहे वो आपने रिसीव्ड करी हो या नहीं करी हो। करंट पीरियड से रिलेटेड रेवेन्यू को मैच, वो रेवेन्यू को कंसीडर करिए। फिर उसके बाद जो भी उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगी है, उसको मैच करा जाए, उसको कैलकुलेट किया जाए, ताकि आप ट्रू प्रॉफिट्स और लॉस कैलकुलेट कर सको। ठीक, चलिए पढ़ते हैं एक बार। इन डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, all cost which are applicable to revenue of the principal should be charged against the revenue। मैंने क्या बोला है? जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी रिवेन्यू को अर्न करने के लिए कॉस्ट लगी है, उसको आप रिवेन्यू से मैच करो। इसका मतलब क्या हुआ? अकॉर्डिंगली, फॉर मैचिंग कॉस्ट विद रिवेन्यू, फर्स्ट रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। पहले रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज, पहले रिवेन्यू को पहचानो कि इस टाइम पीरियड से रिलेटेड रिवेन्यू क्या है, एंड देन कॉस्ट इंकर्ड फॉर जनरेटिंग दैट रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। और जो भी उस रिवेन्यू को अर्न करने की कॉस्ट लगी है, उसको कैलकुलेट करो। सबसे पहले चेक करो भाई, आपको कितनी इनकम हुई है, कितनी रिवेन्यू आपने रिसीव्ड करी है, अर्न करी है ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, उसके बाद उस रिवेन्यू को अर्न करने के लिए जो जो आपकी कॉस्ट लगी, उस कॉस्ट को भी कंसीडर करा जाए। देखो, कैश रिसीव्ड करना या पे करना वो इनकम और एक्सपेंस का डिटर्मिनेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो फाइनेंशियल ईयर था वो था 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। ठीक है बेटा, आप 31 मार्च 2023 में प्रॉफिट कैलकुलेट करने लगे। यहां पे आपने देखा कि 25 मार्च को आपने एक सेल करी है। अब ये जो सेल करी है, ये रिवेन्यू किस टाइम पीरियड से बिलोंग करेगी? इस टाइम पीरियड से, चाहे इसका कैश रिसीव्ड किया हो या नहीं किया हो। फिर आप इसके ऊपर होने वाले सारे एक्सपेंस को भी काउंट करोगे। इसी कंसेप्ट के कारण हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और अर्नड अनअर्नड इनकम यानी एडवांस इनकम, इन सब की एडजस्टमेंट्स करी जाती है। इस प्रिंसिपल का सबसे बड़ा फायदा क्या है? इट गिव्स ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड ट्रू और फेयर पिक्चर है, वो आपको नजर आए और फाइनेंशियल पोजीशन, आपको करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताए। क्लियर? तो ये था आपका मैचिंग प्रिंसिपल। अभी तक आपने 2 प्रिंसिपल पढ़े। पहला प्रिंसिपल पढ़ा कॉस्ट, नहीं 3 पढ़े। पहला पढ़ा आपने प्रूडेंस प्रिंसिपल, दूसरा कॉस्ट प्रिंसिपल और तीसरा मैचिंग प्रिंसिपल। क्लियर है? फोर्थ प्रिंसिपल डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। देखो, ये प्रिंसिपल आपके लिए बहुत बहुत इजी प्रिंसिपल है। ये तो हम बार बार पढ़ के आ रहे हैं कि एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैव द 2 effects, one is recorded on debit side and other is recorded on credit side। ठीक है ना? As per this concept, every business is transaction is recorded has 2 aspects।
अ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। ठीक है, इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। और इसी प्रिंसिपल को हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ये तो हमने पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था ना डबल एंट्री सिस्टम, कि डबल एंट्री सिस्टम में क्या था, एवरी ट्रांजेक्शन हैव द टू एस्पेक्ट्स, वन इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एंड अदर इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। सर किस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, किस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, इसके बारे में कैसे पता लगेगा? आगे आने वाले चैप्टर्स में हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, हालांकि हम पढ़ चुके हैं। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल का मतलब है एक रेवेन्यू को उसी टाइम पीरियड की रेवेन्यू कंसीडर करी जाएगी जिस टाइम पीरियड में ये रेवेन्यू अकर्ड होती है, चाहे कैश में रिसीव्ड हो या नहीं। जैसे जो एग्जांपल अभी हम ले रहे थे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023, यहां तक का हमारा फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है बेटा, हमने एक सेल करी 25 मार्च 2023 को, क्रेडिट सेल करी 10 लाख रुपीस, और ये जो कैश हमें आया, ये कैश हमें मिला 1 मई 2023 में। उससे पहले आपका फाइनेंशियल ईयर आ गया था। तो अब ये इनकम किस टाइम पीरियड की कंसीडर होगी? ये इनकम आपकी इस टाइम पीरियड की कंसीडर होगी चाहे आपको कैश 1 मई को मिला हो। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं। अगर हमने 25 मार्च को एक ऑर्डर रिसीव्ड किया है, एक ऑर्डर रिसीव्ड किया है जिसकी डिलीवरी हमें 1 मई को देनी है। ठीक है, 1 मई 2023 को देनी है, और इसके लिए हमें एडवांस मिल गया, एडवांस मिल गया 1 लाख रुपीस। अब क्या ये 1 लाख रुपीस इस टाइम पीरियड की इनकम काउंट होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हमने इससे रिलेटेड काम नहीं किया, काम हमें अभी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करना है, तो ये इनकम भी आपकी उसी टाइम पीरियड से बिलोंग करेगी। इतना ये क्या कहलाएगी आपके लिए? लायबिलिटीज कहलाएगी। तो रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल क्या कहता है? रिवेन्यू इज कंसीडर्ड टू हैव बीन व्हेन आर ट्रांजैक्शंस हैव बीन एंटर्ड इनटू एंड ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, एक ट्रांजैक्शन को हम तभी इनकम कंसीडर करेंगे जिस टाइम हम उसका राइट, जो उसको रिसीव करने का राइट है, वो मिल जाएगा हमें, चाहे अमाउंट हमें मिला हो या नहीं मिला हो। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रेवेन्यू एंड रिसीव्ड ऑफ एन अमाउंट आर टू सेपरेट कंसेप्ट। देखो जैसे मैंने बताया, आपने सेल कब करी? 25 मार्च को। कैश कब रिसीव्ड कर रहे हो? 1 मई को। तो कैश रिसीव्ड से हमें कोई भी मैटर नहीं है, हम इस इनकम को कंसीडर करेंगे 31 मार्च 2022 और 2023 से रिलेटेड। क्लियर? ये था आपका रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रिंसिपल है वेरीफिएबल प्रिंसिपल। वेरीफिएबल प्रिंसिपल का मतलब क्या है? वेरीफिएबल प्रिंसिपल का मतलब सिंपल सा मतलब है कि जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस है, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है, मस्ट बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, इट मस्ट बी स्पॉटेड बाय, इट मस्ट बी वेरीफिएबल बाय प्रॉपर एविडेंस, जिसे हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। अगर हमने कैश सेल करी तो इसके लिए कैश मेमो होनी चाहिए, क्रेडिट सेल करी तो इनवॉइस होना चाहिए, अगर हमने किसी को सैलरी पे करी तो इसके लिए वाउचर होना चाहिए। तो वेरीफिएबल ऑब्जेक्ट का मतलब है अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। ये प्रिंसिपल कहता है कि अकाउंटिंग आपके पर्सनल अंदाजे से हटकर होनी चाहिए। इट मीन्स all accounting transactions should be evidence
and spotted by spotting documents such as cash memo, invoice, bills, etc. इसे हम कहते हैं वेरिफिएबल प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो हमने कौन कौन से प्रिंसिपल पढ़े? हमने प्रिंसिपल पढ़े बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर, मैटेरियलिटी प्रिंसिपल, फिर हमने पढ़ा प्रूडेंस प्रिंसिपल, उसके बाद हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, फिर हमने पढ़ा मैचिंग प्रिंसिपल, उसके बाद डुअल एस्पेक्ट, और फिर हमने पढ़ा रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। ये सारे प्रिंसिपल हमने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हमारा एक और था वेरिफिएबल। ठीक है ना, ये सारे प्रिंसिपल हमने कंप्लीट कर लिए, तो हमारा चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आपका काम क्या है? आपका काम है सारे प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़कर रखना, अपने नोट्स बनाना, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन आती है तो हमें नीचे कमेंट करिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को तक ये वीडियोस पहुंचाइए ताकि उनको भी फायदा हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।